मुद्रास्फीति के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने मुद्रास्फीति के दो वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है और गति के आधार पर मुद्रास्फीति की जो विभिन्न प्रकार हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति और अति मुद्रास्फीति, इनके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर सेकंड वीडियो जो हमने पढ़ा था उसमें मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होती है, उसके कौन कौन से कारण हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। और देखिए, मुद्रास्फीति का एक प्रकार है मांग जन्य मुद्रास्फीति या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसका भी अलग से वीडियो पहले से बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आय और संपत्ति का जो वितरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, ऋणी वर्ग हैं, ऋणदाता वर्ग हैं, वेतनभोगी वर्ग हैं, या फिर जिनकी आय स्थिर है, ठीक है, स्थिर आय वर्ग हम कह सकते हैं, निवेशक हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उद्योगपति हैं, कृषि श्रमिक है, सरकार हैं, इन सभी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की आती है तो मुद्रास्फीति से जो प्रोडक्शन है, उत्पादन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है या नहीं मिलता है, उत्पादकों को लाभ होता है अथवा हानि होती है, आज हम इन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से सरकार है या देश का जो भुगतान संतुलन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, इन सभी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मुद्रास्फीति के जो प्रभाव हैं उसमें हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक वो लेते हैं, आय एवं संपत्ति का जो पुनर्वितरण है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की जो कीमतें हैं या औसत कीमत हम कह सकते हैं, एवरेज प्राइस जो होती है या जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, बढ़ता है। और औसत कीमतें या कीमतों में जब बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का जो मूल्य है, वैल्यू ऑफ मनी है, वो एक तरह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, मुद्रा की जो मूल्य है उसका संबंध किससे होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति से होता है। तो कीमतों के बढ़ने से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है या जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। लेकिन मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है वो समाज के अलग अलग वर्गों पर अलग अलग पड़ता है। समाज में जो लोग जिनकी आय एक तरह से स्थिर होती हैं तो स्थिर आय वर्ग जो होता है उनके ऊपर मुद्रास्फीति का अलग प्रभाव पड़ेगा। जिनकी आय में एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन पाया जाता है, ठीक है, आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है, लचीली आय अगर वर्ग है तो इस स्थिति में उनका जो स्थिति से वो प्रभावित होंगे वो अलग तरीके से प्रभावित होंगे। इसका मतलब कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उन सभी वर्गों पर मुद्रास्फीति का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनको मुद्रास्फीति से लाभ होता है और कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनको मुद्रास्फीति से हानि होती है, ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तु सेवाओं की औसत कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन औसत कीमतों में बढ़ने का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि जरूरी नहीं सभी वस्तु की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो। कुछ वस्तुएं ऐसी होगी जिनकी कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होगी जिनकी कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं, या कुछ वस्तुएं ऐसी भी हो सकती है जिनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है, कीमतें अपरिवर्तित लेकिन, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि औसत कीमत की अगर हम बात कर रहे हैं तो सामान्य जो कीमत स्तर है सभी वस्तुओं एवं जो वस्तुएं एवं सेवाएं हैं उनका औसत कीमत स्तर एक तरह से क्या होता है, बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति से समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनको हम दो तरीके से माप सकते हैं। आय एवं धन का जो पुनर्वितरण है उस पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम दो तरीकों से माप सकते हैं। पहला जो तरीका है कि जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं, उत्पादन के विभिन्न साधनों को जो आय प्राप्त होती है, साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, इनको जो आय प्राप्त होती है वो किस रूप में होती है, मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में, ब्याज के रूप में और लाभ के रूप में। तो जब मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में इन साधनों को मिलने वाली आय जो है
उनके वास्तविक मूल्य में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, या तो हम उसको माप लें, उसके आधार पर हो सकता है, या दूसरा हो सकता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय का जो परिवर्तन है, आय का जो वितरण है, वो किस प्रकार से हो रहा है। समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं, धनी वर्ग होते हैं, निर्धन वर्ग होते हैं, मध्यम वर्ग होते हैं, तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का, इसको हम सम्मिलित करते हैं। अब देखिए मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है वो आय एवं धन के पुनर्वितरण पर किस प्रकार से पड़ेगा, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, उस पर इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उन वर्गों के आधार पर हम इसका प्रभाव देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति आती है तो मुद्रास्फीति से क्या होता है कि समाज के कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनको लाभ होता है, जैसे कि व्यापारी वर्ग हैं, उद्योगपति हैं, जो दुकानदार हैं, या जिनके पास में परिसंपत्तियां होती है, एसेट्स होती हैं, तो सटोरिये हो सकते हैं, ठीक है, जो सट्टा उद्देश्य के लिए अपने पास में मुद्रा को इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, एक तरह से मुद्रास्फीति से लाभ होता है। लेकिन समाज के जो निर्धन वर्ग हैं या जो मध्यम वर्ग हैं उनको एक तरह से हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि इनको जो सैलरी मिलती है, जो इनका वेतन होता है, जो इनको मजदूरी मिलती है, वो एक तरह से क्या होती हैं, स्थिर रहती हैं। लेकिन वस्तु एवं सेवाओं की जो कीमतें हैं वो निरंतर बढ़ती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, इसलिए समाज का जो निर्धन वर्ग है या जो मध्यम वर्ग हैं उनको हानि उठानी पड़ती है। लेकिन देखिए समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, अब किसको हानि होगी या किसको लाभ होगा, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसको मापना तो एक तरह से क्या होता है, कठिन होता है। लेकिन वास्तव में अगर देखते हैं कि जो व्यक्ति या जो वर्ग स्थिति के बारे में पहले से जो अनुमान लगाते हैं, अगर वो सही सही अनुमान लगा लेता है कि वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी या कमी होगी या कब कितनी वृद्धि हो सकती है, तो कीमतों में वृद्धि के बारे में समाज का जो भी व्यक्ति या वर्ग है, अगर वो सही सही अनुमान लगा लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर वो सही सही अनुमान लगा लेगा तो उसको लाभ होगा, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होंगे या सभी, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता है कि मुद्रास्फीति के बारे में समाज के जो सभी लोग हैं वो एक तरह से सही सही अनुमान लगा सकें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ लोगों को हानि भी होती है, क्योंकि पूर्वानुमान करना, अनुमान लगाना एक तरह से क्या होता है, बहुत कठिन होता है। और अनुमान या पूर्वानुमान जो है वो जरूर नहीं हमेशा सही हो, गलत भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है, मुद्रास्फीति से जो लाभ होता है, जिन व्यक्तियों ने या जिन आय वर्गों ने स्थिति के बारे में सही सही अनुमान लगाया था, उनके जो अनुमान है अगर वो सटीक होते हैं, एकदम सही होते हैं, तो ऐसे वर्गों को मुद्रास्फीति से लाभ होगा। अब देखिए मुद्रास्फीति से किन किन वर्गों को लाभ होता है या हानि होती है, उनको हम अलग अलग वर्गों के आधार पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ग वो है ऋणी एवं ऋणदाता वर्ग। ऋणी वर्ग का मतलब क्या हो गया, जिसने पैसा उधार ले रखा है, और ऋणदाता मतलब जो व्यक्ति पैसा उधार देता है। तो अब देखिए जो व्यक्ति ऋणी है उसको तो क्या होगा, लाभ होगा, और जो ऋणदाता है उसको क्या होगी, हानि। अब कैसे होगा लाभ और हानि, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए ऋणी कौन है, जो पैसा उधार लेता है। तो जब किसी व्यक्ति ने पैसा उधार लिया था उस समय मुद्रा की क्रय शक्ति ज्यादा थी, लेकिन जब वो उसको लौटाता है तो कीमतों के बढ़ने से, मुद्रास्फीति के बढ़ने से मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जब वो भुगतान कर रहा है उस समय, जैसे कि उसने 100 रुपए उधार लिए थे, ठीक है, 100 रुपए उधार लिए थे उसने, और 1 साल तक उसने उसका प्रयोग किया है। अब माना कि 100 रुपए से अगर वो कोई वस्तु खरीदता था, ठीक है, उसकी माना कि 2 किलो कोई वस्तु आ जाती थी, लेकिन अब 1 साल बाद में जब वो उस 100 रुपए का जो उसने उधार लिया था उसका अगर वो भुगतान करता है, तो हम जानते हैं कि कीमतें में एक तरह से क्या हो गई, बढ़ गई है, मुद्रास्फीति क्या आ गई है। मुद्रास्फीति से क्या हो गई है, इस मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाएगी। जब उसने उधार लिया था उस समय वो उस 100 रुपए से कोई वस्तु 2 किलोग्राम खरीद सकता था, ठीक है, लेकिन अब कीमतें बढ़ने से, माना कि हम कहें कि अब जब वो भुगतान कर रहा है तब इस 100 रुपए में उस वस्तु को, पहले तो 2 किलो खरीद सकता था, लेकिन अब कितना खरीद पा रहा है, माना कि 1 किलोग्राम ही खरीद पा रहा है।
इसका मतलब क्या हो गया कि जिस व्यक्ति ने उधार लिया था, ऋणी व्यक्ति हैं, उसको तो एक तरह से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि जब उसने उधार लिया था उसमें मुद्रा की क्रय शक्ति ज़्यादा थी और जब उसको वापस लौटा रहा है उसमें मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई है। इसी तरीके से ऋणदाता वर्ग हैं, इनको क्या होगी, हानि होगी। क्यों हानि होगी? क्योंकि इन्होंने जब पैसा उधार दिया था उस समय तो क्या था, मुद्रा की क्रय शक्ति ज़्यादा थी, लेकिन वापस जब ये ले रहे हैं उसमें मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो गई है, कम हो गई। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मुद्रास्फीति से ऋणी वर्ग जो है उसको लाभ होता है, डिबेटर्स को, और जो क्रेडिटर्स हैं, ऋणदाता वर्ग है, उनको हानि होती है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट। दूसरा हमारा है वेतन भोगी वर्ग। ठीक है, जिनको एक तरह से सैलरी मिलती है, जो कहीं पर अपनी सेवाएं दूसरे लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे किसी ऑफिस में जैसे कि क्लर्क हैं, बाबू हैं, या टीचर्स हैं जैसे, तो इनकी एक तरह से सैलरी क्या होती है, फिक्स होती है। तो जो व्यक्ति या जो साधन अपनी सेवाएं दूसरी जगह देता है, ठीक है, उनको बदले में वेतन प्राप्त होता है। तो ऐसे सैलरीड पर्सन, ठीक है, इनको एक तरह से क्या होगा, हानि होगी। क्योंकि देखिए इनको जो वेतन मिल रहा है वो तो एक तरह से क्या है, स्थिर है। माना कि इनकी जो आय है, ठीक है, या वेतन है, वो कितना है, 10,000 रुपए प्रति माह है। ठीक है, ये मान लिया कि हमने ये 2018 की कंडीशन है और अभी जैसे 2020 है। अब मान लेते हैं हम कि इस समयावधि में 2020 में एक तरह से मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई है, तो 2018 में 10,000 रुपए से वो जितनी वस्तुएं क्रय कर सकता था, 2020 में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ने से अब वो एक तरह से कम खरीद सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्थिर आय वर्ग होते हैं, ठीक है, जो वेतन भोगी वर्ग होते हैं, जिनकी आय एक तरह से क्या होती है, स्थिर होती हैं, तो कीमतों के बढ़ने से उनकी जो आय है, उनको जो सैलरी मिल रही है, उसकी एक तरह से क्रय शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कीमतों के बढ़ने से क्रय शक्ति कम हो जाती है, उनकी जो मौद्रिक आय है उसका जो वास्तविक आय अगर हम देखें तो एक तरह से क्या हो गई है, कम हो गई। इसलिए वेतन भोगी वर्गों को क्या होगा, हानि होगी। नेक्स्ट हमारा है मजदूर वर्ग। ठीक है, जिन लोगों को मजदूरी मिलती है, ठीक है, मजदूरी पाने वाले व्यक्ति हैं, उनको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका जो प्रभाव है वो सही से प्रभाव अगर मापते हैं तो हमको इसमें देखना पड़ता है कि ये जो वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो किस प्रकार से वो इसमें समायोजन करता है। ठीक है, मजदूरी का जो समायोजन है वो किस प्रकार से होगा। अगर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, मजदूरी अगर कहीं पे कर रहा है और अगर वहां पर ट्रेड यूनियन नहीं है, ट्रेड यूनियन बनी हुई नहीं है, तो इस स्थिति में मजदूरी वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, उनको क्या होगा, हानि होगी मुद्रास्फीति से। लेकिन जहां पे वो कार्य कर रहा है, ठीक है, किसी उद्योग धंधे में जैसे अगर वो कार्य कर रहा है और वहां की जो ट्रेड यूनियन है वो एक तरह से ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा मजबूत है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि वो अपने प्रभाव से मुद्रा स्फीति से वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ने से जो मुद्रा स्फीति की स्थिति आ गई अर्थव्यवस्था में, तो इससे क्या करेंगे, वो अपनी मजदूरी को बढ़ा देंगे। ठीक है, और मजदूरी बढ़वाने में अगर ये सफल हो जाते हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, जो मजदूर वर्ग हैं उनको लाभ हो जाता है। लेकिन सामान्यतः अगर हम देखते हैं कि एक सामान्य बात अगर की जाए तो मुद्रास्फीति से मजदूर वर्ग को हानि ही होगी। क्योंकि देखिए जब मजदूरी बढ़ाई जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि मजदूरी को एकदम बढ़ा दिया जाएगा, उसमें एक तरह से क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है, एक साल लग सकता है, 5 महीने लग सकते हैं, 10 महीने लग सकते हैं। तो इस स्थिति में उनको जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो मजदूर है, उनको माना कि अगर हड़ताल करनी पड़ जाए, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति से जो मजदूर वर्ग है उनको एक तरह से हानि ही होती है। ठीक है, जो स्थिर आय वर्ग की हम बात करें या जो वेतन भोगी वर्ग की हम बात कर रहे थे, ठीक है, उनको हानि होती है, तो जो मजदूर वर्ग है उनको भी एक तरह से हानि ही होती है। नेक्स्ट हमारा एक हमने अलग से एक और ले लिया है स्थिर आय वर्ग। जैसे देखो वेतन भोगी वर्ग हैं वो भी स्थिर आय वर्ग हैं। इसके अलावा स्थिर आय वर्ग में हम जिन व्यक्तियों को ट्रांसफर पेमेंट्स मिलते हैं, स्थानांतरण भुगतान मिलते हैं, ठीक है, हस्तांतरण भुगतान कौन कौन से होते हैं, तो जैसे किसी व्यक्ति को पेंशन मिल रही है, रिटायर्ड हो गया उसके बाद उनको पेंशन मिलती है, या अगर बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो या फिर इसके अलावा अगर किसी ने अपना मकान किराए दे रखा है तो उसको किराए से आय होती हैं, या अगर किसी ने अपना पैसा उधार दे रखा है उसको ब्याज मिलती हैं। तो स्थिर आय वर्ग में ऐसे व्यक्ति जिनको ब्याज,
किराया, पेंशन या बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो इन सभी व्यक्तियों को हम क्या करते हैं, स्थिर आय वर्ग में सम्मिलित करते हैं। और स्थिर आय वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं उनको एक तरह से क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे माना कि व्यक्ति ने अपना पैसा कहीं पर ब्याज पे दे रखा है, तो ब्याज पे जहां दे रखा है वहां पर अगर उनको स्थिर ब्याज वाला सिस्टम है तो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा, हानि होगी। क्योंकि देखो स्थिर ब्याज में जैसे कि प्रतिभूतियां हैं, डिबेंचर हैं या अन्य प्रकार की कोई एफडी अगर करा रखी है तो उस पर क्या होगा, उनको स्थिर ब्याज दर मिलेगा। और स्थिर ब्याज दर मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनको हानि होगी। लेकिन दूसरा हम आगे देख लेते हैं, निवेशक अथवा इक्विटी धारक। ठीक है, जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना पैसा उधार दे रखा है, ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति ने अपना पैसा किसी कंपनी में अगर निवेश कर रखा है, अब निवेश जो कर रखा है वो दो प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, एक तो ऐसे निवेशक हो सकते हैं जिन्होंने निवेश कर रखा है लेकिन वहां पर उनको क्या होता है, स्थिर ब्याज दर ही प्राप्त होती है। ठीक है, स्थिर ब्याज दर जैसे कि कोई ऋण पत्र है या कोई प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज हैं या कोई बॉन्ड अगर खरीद रखा है जिन पर उनको स्थिर ब्याज दर मिलती हैं, तो ऐसे निवेशक जो हैं इक्विटी धारक है उनको क्या होगा, हानि होगी। क्योंकि मुद्रास्फीति से मुद्रा की क्रय शक्ति तो कम हो गई है लेकिन बदले में उनको जो ब्याज मिल रहा है उस ब्याज दर एक तरह से क्या है, वो स्थिर ही है। तो स्थिर ब्याज दर वाले जो निवेशक हैं उनको मुद्रास्फीति से हानि होगी। लेकिन ऐसे निवेशक जिन्होंने अपना पैसा निवेश कर रखा है लेकिन उनको जो बदले में ब्याज मिलता है वो ब्याज की दर एक तरह से स्थिर नहीं है। अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें उतार चढ़ाव के साथ में जो उनको मिलने वाला लाभांश है वो भी अगर कम ज्यादा होता है तो मुद्रास्फीति से क्या होगा, लाभांश की मात्रा अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में उनको लाभ होगा। ठीक है, तो ऐसे निवेशक जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है कंपनियों के जो शेयर है जिसमें उनको लाभांश मिलता है, स्थिर दर से ब्याज नहीं मिलता है, तो ऐसे निवेशकों को मुद्रास्फीति से लाभ होगा। नेक्स्ट हमारा है व्यापारी वर्ग। ठीक है, व्यापारी वर्ग में जैसे कि कौन कौन से आते हैं, उत्पादक हो गए, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गए हैं, या फिर बिजनेसमैन व्यापारी हो गए, उद्योगपति हो गए, या जिनके पास में वास्तविक परिसंपत्तियां होती हैं। ठीक है, कोई मशीन है जैसे भूमि जायदाद हो गई है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम एक तरह से व्यापारी वर्ग में सम्मिलित करते हैं। तो सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो सभी प्रकार के जो व्यवसायी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, चाहे वो उत्पादक हैं या व्यापारी हैं या अगर उनके पास में किसी प्रकार की कोई वास्तविक परिसंपत्तियां हैं, तो जब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति आती है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इन सभी को लाभ होता है। क्योंकि देखिए जो उत्पादक वर्ग है वो क्या करते हैं, मुद्रास्फीति में अपने पास में वस्तु एवं सेवाओं का जो स्टॉक उसके पास में पे उपलब्ध है उसको वो बाजार में जब बेचेंगे तो उनको बदले में अधिक कीमत मिलेगी, तो उत्पादकों को अपना जो स्टॉक है उसको बेचने से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उत्पादकों को लाभ होता है। इसी तरीके से जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि कीमतें बढ़ने के साथ में उनकी जो वस्तु उत्पादन करने की लागत है वो इतनी नहीं बढ़ती है। ठीक है, जिससे उनको भी एक तरह से क्या होता है, लाभ होता है। और जो वास्तविक परिसंपत्ति के धारक हैं उनको भी एक तरह से लाभ होगा, क्योंकि जो वास्तविक परिसंपत्तियां हैं, जो भौतिक परिसंपत्तियां हैं, मकान जायदाद जैसे हैं, तो इनकी जो कीमतें होती हैं वो एक तरह से अपेक्षाकृत बहुत तेजी से बढ़ती हैं, और तेजी से बढ़ने से इनके जो मालिक है उनको भी क्या होता है, लाभ होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यापारी वर्ग हैं, उत्पादक है, चाहे वो किसी कोई प्रकार का व्यापारी हैं या जो दुकानदार, ये सब आ गए, ठीक है, वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक हैं, इन सभी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ग है वो है कृषक समुदाय। ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट जो कम्युनिटी है उसमें हम जो कृषक वर्ग हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो जमींदार वर्ग हैं, ठीक है, जो कृषि भूमि के मालिक होते हैं और उन्होंने अपनी भूमि को अन्य व्यक्तियों को लगान पे, ठीक है, बदले में उन्होंने एक निश्चित लगान प्राप्त होता है, उस दर से उन्होंने किराए दे रखी हैं, तो जमींदार लोगों को क्या होगा, हानि होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भूमि को अन्य कृषकों को किराए पे दी हुई है, ठीक है, और बदले में क्या होगा, उनको एक स्थिर लगान प्राप्त होगा। लेकिन मुद्रास्फीति में क्या होगा कि क्रय शक्ति, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो एक तरह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कीमतें बढ़ने से जमींदारों को एक तरह से क्या होगा, हानि होगी। क्यों हानि होगी? क्योंकि उनको जो लगान मिल रहा है वो एक तरह से क्या है, स्थिर ही है।
जबकि स्फीति में क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। तो जमींदार वर्ग है उनको क्या होगा, हानि होगी। दूसरा जो वर्ग है वो है भूमिधर, मतलब जो भूमि के मालिक हैं, ठीक है, वो कौन है, किसान ही हैं। तो जब किसान भूमि के मालिक होते हैं, वो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं, तो इस स्थिति में मुद्रास्फीति से उनको लाभ होगा। क्यों लाभ होगा, क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में उनको क्या होगा कि जो भूमि है उसके बदले में अगर उनको कोई भूमि का राजस्व देना पड़ रहा है, ठीक है, वो उनको उसी मात्रा में देना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो उत्पादन करने के लिए जो साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, साधनों की जो कीमतें हैं वो तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितने की उनके उत्पादन की कीमतें बढ़ती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो किसान भूमि के मालिक होते हैं उन किसानों को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। और तीसरा हमारा है भूमिहीन कृषि मजदूर, ठीक है, जिनके पास में खुद की भूमि नहीं है लेकिन वो अपनी सेवाएं जो हैं वो दूसरी जगह देते हैं, मतलब दूसरी जगह दूसरों की जमीन पर अगर वो कार्य करते हैं, तो इसी स्थिति में उन कृषि श्रमिकों को क्या होगा, हानि होगी। क्यों हानि होगी, क्योंकि वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ने से उनकी जो आय है, उनको जो पैसा मिल रहा है बदले में, उनकी जो क्रय शक्ति है वो एक तरह से क्या होगी, कम हो जाती है। तो जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, जो दूसरे दूसरे जो जमींदार हैं या अन्य व्यक्ति हैं, उनकी भूमि पर अगर वो कार्य करते हैं तो उनको बदले में जो आय प्राप्त होती है उसकी उपभोक्ता वस्तु कीमतें तो क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए उनको हानि होती है। नेक्स्ट हमारा है सरकार, ठीक है। सरकार की अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति से सरकार जब क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था में करों में अगर कमी करती हैं तो करों में कमी करने से क्या होगा, करदाताओं को लाभ होगा, ठीक है। करदाताओं को कैसे लाभ होगा, क्योंकि करों में कमी करने से क्या होता है कि जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो तो एक तरह से क्या हो रही है, कम हो रही है। और मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने का मतलब क्या हो गया कि करदाताओं द्वारा सरकार को जो करों का भुगतान किया जा रहा है उनसे सरकार को जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उसकी क्रय शक्ति एक तरह से सरकार के लिए क्या है, कम है। तो जो करदाता हैं उनको तो लाभ होता है, ठीक है, और सरकार को हम क्या कहते हैं, इससे हानि हो सकती है। लेकिन सरकार के ऊपर अगर मुद्रास्फीति का सामान्य प्रभाव अगर हम देखें तो सरकार को तो क्या होता है, मुद्रास्फीति से लाभ ही होता है। माना कि सरकार ने अपने जो बॉन्ड हैं, ठीक है, अगर सरकार ने अपने कोई बॉन्ड जारी कर रखे हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, और लोगों ने अगर उनको खरीद रखे हैं तो सरकार क्या करेगी, उन व्यक्तियों को उसी ब्याज दर से भुगतान करेगी, ठीक है, जिस ब्याज दर पर उन्होंने खरीदते समय वादा किया एक तरह से। तो उनको जो ब्याज मिलेगा वो तो क्या एक तरह से स्थिर ही है, ठीक है। लेकिन मुद्रास्फीति से जब मुद्रा का वापस भुगतान किया जाएगा तो अब मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो तो एक तरह से क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब सरकार के द्वारा अगर कोई सरकारी बॉन्ड जारी किए गए हैं, लोगों ने अगर उनको खरीदे हैं तो लोगों को तो एक तरह से हानि होगी, लेकिन सरकार को एक तरह से क्या होगी, लाभ होगी, क्योंकि ब्याज की दर एक तरह से क्या है, निश्चित है। और कीमतों में वृद्धि से ऐसा तो है नहीं कि उनको बढ़ाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार एक तरह से क्या होगी, लाभ की स्थिति में रहती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था में उत्पादन, प्रोडक्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन। तो देखिए, जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं है, उससे पहले का लेवल अगर है, ठीक है, अपूर्ण रोजगार इस तरह हम कह सकते हैं, तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति की जो स्थिति है उससे क्या होगा, जो उत्पादक हैं वो अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि जब वो अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तो उत्पादन बढ़ाने से क्या होगा, उनको भविष्य में अप्रत्याशित अचानक लाभ होगा। क्योंकि देखो, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो कीमतें बढ़ने से अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है तो इस स्थिति में जो उत्पादक है उनको एक तरह से भविष्य में अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना होती है, उनको अप्रत्याशित लाभ होता है। और इसी आशा के कारण कि उनको लगता है कि भविष्य में और कीमतें बढ़ेगी, उनको और अधिक लाभ होगा, और इसी लाभ का उठाने के लिए वो क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में निवेश करते हैं। जब उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में निवेश किया जाएगा तो अधिक मात्रा में निवेश करने से उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, साथ ही साथ आय का स्तर भी बढ़ेगा, रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है और उस समय अगर मुद्रास्फीति की स्थिति आती है तो इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम मान लें कि अर्थव्यवस्था में अगर
पूर्ण रोजगार की स्थिति है। तो जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर आ जाता है, उसके बाद में अगर वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अगर मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है, इन्फ्लेशन, तो इससे अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या होगा, उत्पादन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूर्ण रोजगार स्तर के बाद में जब वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं, तो मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होगा, उत्पादन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए उत्पादन के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको हम इन बिंदुओं के आधार पर समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा है संसाधनों का दुरुपयोग, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि देखिए जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है, तो जो उत्पादक वर्ग हैं वो क्या करेंगे, उत्पादन के साधनों को किसी वस्तु का उत्पादन से हटाकर वो उन वस्तुओं के उत्पादन में लगाना पसंद करेंगे जहां पर उनको अधिक लाभ की आशा है। तो इससे में हम कह सकते हैं कि उत्पादक क्या कर रहे हैं, संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक्स वस्तु हैं जैसे और वाई वस्तुएं हैं। अब इन एक्स और वाई दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, लेकिन अब उत्पादक क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस वाई वस्तु का उत्पादन करने से भविष्य में उनको अधिक लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, एक्स वस्तु के उत्पादन में जो संसाधन लगे हुए हैं उनको हटा के वो क्या करते हैं, वाई वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं। इसलिए वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन एक्स वस्तु का जो उत्पादन है वो नहीं बढ़ पाता है। तो इसका मतलब कि उत्पादन जो है, मतलब इसकी भी आवश्यकता है और इसकी भी आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन इसका आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं संसाधनों का दुरुपयोग। नेक्स्ट हमारा है उत्पादन में कमी, कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है, तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों की कीमतें भी बढ़ती हैं, और जब साधनों की कीमतें बढ़ेगी तो उत्पादन की जो लागत है वो भी बढ़ेगी, और उत्पादन की लागत बढ़ने में एक तरह से अगर अनिश्चितता की स्थिति है, उत्पादकों को ऐसा लगता है कि भविष्य में लागत और बढ़ सकती है, उनका लाभ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस आशा से वो क्या करेंगे, उत्पादन में कमी कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहती हैं तो इस स्थिति में उत्पादन की मात्रा में कमी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा है गुणवत्ता में कमी। ठीक है, जो उत्पादन है, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, हम कह सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में स्फीति आ जाती है तो स्फीति से एक तरह से क्या होगा कि जो विक्रेता हैं, जो उत्पादक हैं, वो क्या करेंगे, अधिक लाभ कमाने के लिए जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उनकी क्वालिटी का वो ध्यान नहीं रखते हैं। बस उनको लगता है कि अपनी बिक्री बढ़ानी है, अपना उत्पादन बढ़ाना है। अधिक उत्पादन, अधिक बिक्री करके वो अधिक लाभ कमाने के चक्कर में वस्तुओं की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसका वो ध्यान नहीं रखते हैं। वस्तुओं में वो मिलावट भी करने लग जाते हैं अधिक लाभ कमाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है जमाखोरी एवं कालाबाजारी, कि जब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतें बढ़ने से जो व्यापारी वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग हैं, वो अधिक लाभ कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, वस्तुओं का जो स्टॉक है वो बढ़ा देते हैं, और जब वस्तुओं का स्टॉक वो बढ़ा देते हैं तो बाजार में वस्तुओं की एक तरह से कमी हो जाती है, या जिसको हम कहते हैं कृत्रिम दुर्लभता उत्पन्न हो जाती है। और कृत्रिम दुर्लभता उत्पन्न होने से क्या होता है, मुद्रास्फीति एक तरह से बहुत ज्यादा भयंकर रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये प्रभाव हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है बचतों में कमी, कि जब अर्थव्यवस्था में स्फीति आएगी तो स्फीति से कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, और कीमतें अगर तेजी से बढ़ेगी तो लोगों को वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और पहले से जब ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो बचत कम हो जाएगी, और जब बचतें कम होगी तो क्योंकि हम जानते हैं कि लोग जो बचत करते हुए एक तरह से क्या होती है, अर्थव्यवस्था में निवेश और पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में बचतों में कमी आ जाएगी तो बचतों में कमी आने से पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है, निवेश जो अर्थव्यवस्था में बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाएगा, और इससे अर्थव्यवस्था में नया उत्पादन जो है वो एक तरह से अवरुद्ध हो जाएगा, नए उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो जब अर्थव्यवस्था में स्फीति आती है तो लोगों का खर्चा बढ़ जाता है, उन्हें वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मात्रा में खर्चा करना पड़ता है, जिससे बचतों में कमी आती है, और बचतों में कमी आने से पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पर प्रतिकूल प्रभाव हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह में बाधा,
तो जब अर्थव्यवस्था में स्फीति आती है तो स्फीति आने से क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन करने की जो लागत है या उन उत्पादन करने के लिए जिन भी इनपुट साधनों का प्रयोग किया जा रहा है उन साधनों की लागतें क्या होगी, बढ़ेगी। और जब साधनों की लागतें बढ़ती हैं, उत्पादन की लागतें बढ़ती हैं, तो इस स्थिति में विदेशी निवेश जो है वो आसानी से प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, तो विदेशी पूंजी का जो अंतर प्रवाह है उसमें एक तरह से बाधा आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है सट्टेबाजी को बढ़ावा, कि जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता, क्योंकि वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति है, मुद्रास्फीति है, तो मुद्रास्फीति बढ़ने से जो उत्पादक वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, उनमें एक तरह से क्या होगी, अनिश्चितता होगी और वो अधिक लाभ कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, सट्टेबाजी की जो क्रियाएं हैं उसमें लग जाते हैं। ठीक है, सट्टेबाजी क्रियाओं में लगने का मतलब कि वो क्या करते हैं, अपने पास में वस्तु एवं सेवाओं का जो स्टॉक है वो बढ़ाने लग जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की साधन, देखो सट्टेबाजी से क्या हो रहा है, सट्टेबाजी जब होगी तो जो उत्पादक हैं, ठीक है, उनको एक तरह से क्या होगी, प्रेरणा नहीं मिलेगी सट्टेबाजी की क्रिया से। ठीक है, और फिर पूंजी निर्माण में रुकावट, जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतें बढ़ने से क्या होगा, लोगों का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और बचत कम होने से पूंजी निर्माण जो है उसकी जो प्रक्रिया है वो एक तरह से धीमी हो जाएगी। तो ये जो विभिन्न प्रकार हैं वो मुद्रास्फीति से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे और अन्य प्रभाव हैं, अन्य प्रभाव में जैसे हमने सामाजिक प्रभाव ले लिए हैं। ठीक है, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है तो जो अमीर वर्ग हैं और जो निर्धन वर्ग हैं इन दोनों में एक तरह से अंतर एक तरह से क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि जो गरीब वर्ग हैं वो पहले से और ज़्यादा गरीब हो जाता है, क्योंकि कीमतें बढ़ने से उनकी जो आय है वो तो स्थिर ही है, लेकिन उनकी जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो घट गई है। तो जो निर्धन वर्ग है या जो मध्यम वर्ग है उनमें एक तरह से क्या होगा, असंतोष उत्पन्न होगा, और असंतोष उत्पन्न होने से अर्थव्यवस्था में वो अपनी मजदूरी को बढ़ाने के लिए, अपने वेतन को बढ़ाने के लिए हड़ताल करेंगे, और जब वो हड़ताल की स्थिति का सामना करना पड़ता है अगर किसी अर्थव्यवस्था को, तो उत्पादन की जो मात्रा है वो घट जाएगी, और साथ ही साथ जो व्यक्ति हैं अपना लाभ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो अर्थव्यवस्था में जमाखोरी है या फिर मिलावट है, घटिया वस्तु का उत्पादन है, सट्टेबाजी है, इन सारी क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है, भ्रष्टाचार फैल जाता है। ठीक है, तो ये सारे सामाजिक प्रभाव होते हैं। फिर राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है तो जिस दल की देश में सरकार होती है उस सरकार के विरुद्ध जो दूसरे दल होते हैं, जो विरोधी दल होते हैं, वो एक तरह से क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार के खिलाफ विरोध करना पकड़ लेते हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर खराब स्थिति हो जाती है तो सरकार को क्या कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं राजनीतिक प्रभाव जो है वो भी पड़ता है। इसके अलावा जैसे विनिमय दर है, तो विनिमय दरों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो कीमतों के बढ़ने से क्या होगा, हमारे देश की जो विनिमय दर है उस पर तो एक तरह से क्या होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि विनिमय दर में एक तरह से क्या होगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, जब हमारे दूसरे देशों की तुलना में हमारे घरेलू देश जो हैं अगर वहाँ पे वस्तुओं की कीमतें अधिक तेजी से बढ़ती हैं तो विदेशी करेंसियां जो हैं, विदेशी मुद्रा हैं, उसकी तुलना में हमारे जो विनिमय दर है वो एक तरह से क्या होगी, घट जाएगी। फिर भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति से क्या होगा कि भुगतान शेष जो है उस पर एक तरह से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, विपरीत प्रभाव पड़ने का मतलब क्या हो गया कि भुगतान शेष जो है मुद्रास्फीति से असंतुलित हो जाएगा, ठीक है, या प्रतिकूल हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब हमारे देश में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ोतरी होने से क्या होगा, अब हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, विदेशों से वस्तुओं का आयात करेंगे। मतलब जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ जाती है तो मुद्रास्फीति से कीमतें बढ़ने से हमारे यहाँ की जो वस्तुएं वो एक तरह से महंगी हो जाती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हमें विदेशों के ऊपर जो निर्भरता है वो बढ़ जाएगी। मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा, विदेशों से वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा, और जब वस्तुओं से आयात करेंगे हम तो आयात अगर हमारे बढ़ेंगे और निर्यात जब कम हो जाएंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, भुगतान शेष है, वो एक तरह से क्या होगा, हमारे देश का प्रतिकूल हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं कि जो प्याज की कीमतें हैं वो
कितनी पहुंच गई थी, 100 रुपए किलोग्राम से भी ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में इन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ा था, प्याज का विदेशों से आयात करना पड़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ सकता है, वस्तुओं का कभी कभी आयात भी करना पड़ सकता है। और आयात तो हमारे बढ़ जाएंगे क्योंकि आयात साथ साथ में महंगे भी हो गए हैं कि ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा हमको। और हमारे जो निर्यात है वो एक तरह से क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, और निर्यात कम हो जाएंगे, आयात जब बढ़ेंगे तो हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, वो एक तरह से क्या होगा, प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रभाव पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति जो है वो किस प्रकार से नियंत्रित की जा सकती है। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का प्रयोग करके मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो किस प्रकार से नियंत्रित